नंबर 6, वेस्टिंग का हिंदी अर्थ क्या है? वेस्टिंग 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 का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो होता है इसका पुनरीक्षण करना। मतलब वेटिंग मतलब होता है परीक्षण करना, दोबारा निरीक्षण करना, कोई गलती उसको जांच करना। तो पुनरीक्षण करना क्या कहलाता है? इसका अर्थ होता है। और पुनरीक्षण की प्रक्रिया में समानता कितने चरण होते हैं? वेटिंग की प्रक्रिया में समानता कितने चरण होते हैं? तो इसमें समानता 6 चरण होते हैं। वेटिंग प्रक्रिया में समानता 6 चरण माने जाते हैं। और इसमें आपका कहा गया है ट्रांसलेशन क्वालिटी असाइनमेंट के लिए शब्द है। ट्रांसलेशन क्वालिटी असाइनमेंट के लिए कौन शब्द प्रयुक्त होगा? इसके लिए प्रयुक्त होगा मूल्यांकन शब्द जो है ट्रांसलेशन क्वालिटी असाइनमेंट के लिए प्रयुक्त शब्द माना जाएगा। मूल्यांकन को दो निष्कर्ष आधुनिक युग के किस वर्ष की विकसित हुई है? यानी मूल्यांकन का विकास या दो निष्कर्ष आधुनिक युग के किस वर्ष में विकसित हुई थी? यह हुई थी सन 1960 ईस्वी में। मूल्यांकन के दो निष्कर्ष आधुनिक युग के वर्ष में विकसित हुई थी 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट है यूजीन ए नाइडा हैं। यूजीन ए नाइडा कौन है? तो यूजीन ए नाइडा एक भाषा विज्ञानी व्यक्ति हैं। यूजीन ए नाइडा। बर्नर कोलर का संबंध किससे है? तो बर्नर कोलर का संबंध फ्रांस देश से पड़ता है। बर्नर कोलर जो है फ्रांस देश के हैं। कार्ल ब्यूलर ने भाषा के कितने कार्य बताए हैं? कार्ल ब्यूलर ने भाषा के कितने कार्य बताए हैं? तो इसमें टोटल 3 कार्य बताए हैं। सी के आगडन ने भाषा के कितने कार्य बताए हैं? तो सी के आगडन जी ने भाषा के 4 कार्य बताए हैं। जुलियाना हाउस ने अर्थ के कितने पक्ष स्वीकार किए हैं? तो जुलियाना हाउस जो है इसने अर्थ के टोटल 3 पक्ष स्वीकार किए हैं। ग्लिसिन ग्लिसन अर्थ के किस पक्ष को अकीक महत्व देते हैं? ग्लिसन अर्थ के किस पक्ष को अकीक महत्व देते हैं? तो वह एक ऐसा पक्ष है जिसको अति महत्व देते हैं। जैसे पाठगत पक्ष को वो अकीक महत्व देते हैं ग्लिसन। पुनरीक्षण अनुवाद की जांच और परिष्करण की प्रक्रिया है जो अनुवाद पूरा हो जाने के बाद की जाती है। यह कथन किसका है? तो कृष्ण कुमार स्वामी जी ने कहा है कि पुनरीक्षण अनुवाद की जांच और परिष्करण की प्रक्रिया है जो अनुवाद पूरा हो जाने के बाद की जाती है। पौधा एक संयंत्र के लिए पौधा एवं संयंत्र के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? यानी पौधा और संयंत्र के लिए एक शब्द दोनों के लिए कौन सा होगा? तो ब्रांच इसके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है कि पौधा भी और संयंत्र भी। पुनरीक्षण जो है पुनरीक्षण संबंध में मुख्य रूप से कितनी बातें कही जा सकती हैं? तो पुनरीक्षण के संबंध में मुख्य रूप से 2 बातें कही जा सकती हैं। पुनरीक्षण करते समय किए जाने वाले संशोधन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? पुनरीक्षण करते समय किए जाने वाले संशोधन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो पुनरीक्षण करते समय किए जाने वाले संशोधन को टोटल 2 भागों में बांटा जा सकता है। पुनरीक्षण करते समय किए जाने वाले संशोधन का भाग है, इनमें से 2 भाग आपको दिए गए हैं, भाषाई संशोधन और संकल्पनात्मक संशोधन ही 2 संशोधन है जिनको बांट करके हम पुनरीक्षण आसानी से कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों, भाषाई संशोधन और संकल्पनात्मक संशोधन। अनुदित पाठ जो अनुदित पाठ की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो अनुदित पाठ की भाषा मानक होनी चाहिए। ऐसी भाषा ना होनी चाहिए जिसका कोई मान ही ना हो, समझ में ही ना आए। अनुदित पाठ की भाषा कैसी होनी चाहिए? मानक होनी चाहिए। अनुवाद मूल्यांकन के लिए अंग्रेजी में कितने शब्द प्रचलित हैं? अनुवाद मूल्यांकन के लिए अंग्रेजी में कितने शब्द प्रचलित होंगे? तो इसके लिए टोटल 2 शब्द प्रचलित है। अनुवाद मूल्यांकन के लिए अंग्रेजी में 2 शब्द प्रचलित हैं। अनुवाद मूल्यांकन की पद्धति है पुनर्नुवाद आधारित मूल्यांकन, अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन। ये दोनों मूल्यांकन जो हैं अनुवाद मूल्यांकन की पद्धति के अंतर्गत आते हैं। अनुवाद मूल्यांकन के कितने आधार हैं? अनुवाद मूल्यांकन के कितने आधार होते हैं? तो अनुवाद मूल्यांकन के टोटल आपके 4 आधार होते हैं। नाइडा और टेबर ने अनुवाद मूल्यांकन के कितने आधार बताए हैं? तो नाइडा और टेबर ने इनने 3 अनुवाद केवल बताए हैं। अनुवाद के जो 3 ही आधार बताए हैं। नाइडा और टेबर ने अनुवाद मूल्यांकन का आधार बताया था, तो उन्होंने बताया था संदेश का सहज सम्प्रेषण, पठनीयता द्वारा बोधन, अनुवाद की पर्याप्तता में पाठक की अभिरुचि। ये 3 अनुवाद जो उन्होंने बताए थे, ये 3 आधार बताए थे मूल्यांकन के। तो कौन कौन से? संदेश का सहज सम्प्रेषण और पठनीयता द्वारा बोधन, अनुवाद की पर्याप्तता से पाठक की अभिरुचि, यानी ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुवाद मूल्यांकन का आधार है। अनुवाद मूल्यांकन का आधार क्या है? तो अनुवाद मूल्यांकन का आधार होता है क्लोज परीक्षण होना चाहिए, यानी बहुत गहराई से परीक्षण होना चाहिए, बोधन परीक्षण भी होना चाहिए, सस्वर परीक्षण भी
होना चाहिए अनुवाद मूल्यांकन का आधार के अंतर्गत आते हैं। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अनुवाद समीक्षा के कितने प्रकार हैं? अनुवाद समीक्षा के कितने प्रकार हैं? तो अनुवाद समीक्षा के टोटल अनुवाद समीक्षा के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं। साहित्यिक पाठ की अनुवाद समीक्षा के कितने आयाम हैं? तो साहित्यिक पाठ की अनुवाद समीक्षा के टोटल 2 आयाम होते हैं। साहित्यिक पाठ के अनुवाद समीक्षा के केवल 2 आयाम होते हैं। अनुवाद समीक्षा में अंग्रेजी प्रयुक्त शब्द है, तो अनुवाद समीक्षा में अंग्रेजी जो प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? ये आपका एक पहला आता है क्रिटिकम और रिव्यू, तो इसके लिए दोनों शब्द इसके लिए प्रयुक्त होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर। पुनरीक्षण के लिए किए गए कार्य की क्या हो सकती है? पुनरीक्षण के लिए किए गए कार्य की क्या हो सकती है? तो वह हो सकती है आपकी सम्यक जांच हो सकती है, यानी पूर्णतः जांच हो सकती है। पुनरीक्षण का कार्य कैसा होना चाहिए? तो पुनरीक्षण का कार्य कैसा होना चाहिए? तो पुनरीक्षण कार्य बहुत सरल होना चाहिए, इतना भी नहीं कठिन और रोचक लाभकारी हो। परीक्षण कार्य हमेशा सरल होना चाहिए। अनुवाद के संशोधन हेतु कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? अनुवाद के संशोधन के हेतु पुनरीक्षण शब्द प्रयुक्त होता है। निम्न में से अनुवाद मूल्यांकन का मुख्य आयाम है, तो निम्नलिखित में से अनुवाद मूल्यांकन का मुख्य आयाम होता है पठनीयता भी होनी चाहिए, मूल निष्ठा भी होनी चाहिए और बोधगम्यता भी होनी चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी अनुवाद मूल्यांकन के मुख्य आयाम के रूप में आते हैं। क्रिटिसिज्म जो है ये शब्द किस शब्द का प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका रिव्यू के लिए होता है। किसके लिए होता है? इसके लिए आपका होता है रिव्यू के लिए होता है। नेक्स्ट आपका है अब अनुवाद जैसे ज्ञान क्षेत्र को अब अनुवाद जैसे ज्ञान क्षेत्र को सामग्री तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। यह कथन किसका है? तो ये रॉबर्ट एडम्स ने कहा है कि जो वर्तमान समय में अनुवाद को सिर्फ ज्ञान क्षेत्र पर सीमित नहीं रखा जा सकता, इसको साहित्य सामग्री से बाहर निकालकर सभी कामों में, बैंकों में भी आपका होता है, जहाँ जहाँ अब सोशल वर्क में हुई इसका अनुवाद का यूज होने लगा है। अप्रूवल का हिंदी पर्याय क्या है? अप्रूवल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अप्रूवल को हिंदी में अनुमोदित कहते हैं, जिसको स्वीकृति मिल जाती है, मान्यता मिल जाती है, अनुमोदन हो जाता है, यानी सरकारी तरफ से मान्यता मिल जाती है, उसको अप्रूवल कहते हैं। वास्तव में अनुवाद का मूल्यांकन अनुवाद कौशल का मूल्यांकन है। ये कथन किसका है? तो उन्होंने कहा है कि वास्तव में अनुवाद मूल्यांकन अनुवाद कौशल का मूल्यांकन, यह कहा है डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी जी ने कहा है कि यह अनुवाद वास्तव में अनुवाद का मूल्यांकन अनुवाद कौशल का मूल्यांकन होता है। अनुवाद का मूल्यांकन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अनुदित पाठ उसी भूमिका का निर्वाह करे जो मूल पाठ करता है। यह कथन किसका है? कहा गया है कि अनुवाद का मूल्यांकन करते हुए इस बात का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि अनुदित पाठ उसी भूमिका का निर्वाह करे जो मूल पाठ करता है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है एल फॉरेस्टर ने कहा है। इन्होंने कहा है कि जो अनुवाद होता है उसका मूल्यांकन करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अनुदित पाठ उसी भूमिका का निर्वाह करे जो मूल पाठ करता है। नाइडा एवं टेबर ने अनुक्रिया संबंधी प्रभाव को मापने के लिए कितने प्रायोगिक अध्ययन किए हैं? तो नाइडा एवं टेबर ने अनुक्रिया संबंधी प्रभाव को मापने के लिए मुख्यतः 4 प्रायोगिक अध्ययन किए हैं। पार्लियामेंट के लिए प्रयुक्त शब्द है, आप लोग जानते हैं पार्लियामेंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संसद के नाम से जाना जाता है। तो संसद के लिए हम इंग्लिश में पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। कॉन्फिडेंटियल का अर्थ होता है, तो कॉन्फिडेंटियल का अर्थ होता है गोपनीयता। क्या होता है? कॉन्फिडेंटियल का अर्थ होता है गोपनीय, यानी बिल्कुल सिक्योरिटी का रख जिसको कहते हैं गोपनीयता। तथ्यपरक पाठ के लिए उपयुक्त अंग्रेजी होगी, तो तथ्य परक पाठ के लिए हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? फैक्चुअल टेक्स्ट। क्या कहेंगे उसके लिए? फैक्चुअल टेक्स्ट है। ऑल इंडिया रेडियो के लिए हिंदी पर्याय है। ऑल इंडिया रेडियो के लिए हिंदी पर्याय आपका हो जाएगा आकाशवाणी। आप लोग आकाशवाणी सुनते होंगे, तो यह ऑल इंडिया रेडियो के लिए हिंदी पर्याय होगा। इसको आकाशवाणी को इंग्लिश में कहा जाए तो ऑल इंडिया रेडियो। पॉइजन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पॉइजन को हिंदी में विष कहा जाता है, जहर कहा जाता है। किसी वस्तु की उपयोगिता, गुण, महत्व आदि का होने वाला अंकन क्या कहलाता है? तो वह अंकन आपका कहलाता है मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी वस्तु की उपयोगिता, गुण, महत्व आदि का होने वाला अंकन, क्या अंकन आकलन करना, जांच पड़ताल करना, क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है।
किसी नई पुस्तक का परिचय देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। किसी नई पुस्तिका का परिचय देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द रिव्यू होता है। रिव्यू करना ही किसी नई पुस्तक का परिचय देना होता है। आलोचना शब्द किस धातु से बना है? तो आलोचना शब्द लुच धातु से बना हुआ है। किस धातु बना? लुच धातु से बना है। आलोचना शब्द का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? आलोचना शब्द का अर्थ ये होता है देखना एवं परखना। आलोचना शब्द का अर्थ होता है देखना एवं परखना। जब अनुवाद जैसे ज्ञान क्षेत्रों को साहित्यिक सामग्री तक सीमित नहीं रखा जा सकता, तो यह कथन किसका है? जब अनुवाद जैसे अब अनुवाद जैसे यहाँ जब अब अनुवाद जैसे ज्ञान क्षेत्रों को साहित्यिक सामग्री तक सीमित नहीं रखा जा सकता है, यह कथन किसका है? यह कथन आपको रॉबर्ट एडम्स ने कहा था कि अब अनुवाद जैसे ज्ञान क्षेत्रों को साहित्यिक सामग्री तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बाहर निकाल के लाना आवश्यक है। क्या हम भूल गए हैं कि भारतीय भाषाओं के बिना पूर्ण स्वराज्य का सपना अधूरा है और स्वतंत्रता के साथ हमारा सारा कार्य भारतीय भाषाओं में होना चाहिए। यह कथन किसका है? ये जो कथन उन्होंने कहा है कि क्या हम भूल गए हैं कि भारतीय भाषाओं के बिना पूर्ण स्वराज्य का सपना अधूरा रहेगा और यह स्वतंत्रता के समय ये साथ हमारा सारा कार्य भारतीय भाषाओं में होना चाहिए। कहा है हमारे प्रोफेसर कैलाश चंद्र भाटिया ने कहा, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि स्वतंत्रता के बाद हमारी भारतीय भाषाओं में ही हमारा कार्य होना चाहिए। क्योंकि अभी तक ये देखते होंगे आप न्यायालय वगैरह में अंग्रेजी का और कई सारे पत्राचार में अंग्रेजी का लैंग्वेज का यूज होता है, जो आम जनता की समझ में नहीं आता है। क्रॉस चेक का अर्थ होता है, यानी क्रॉस्ड चेक का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है रेखांकित चेक को हम क्रॉस चेक कहते हैं, जिसको हम एक गलत ये ठहरा देते हैं, क्रॉस का चिन्ह लगा के ऐसे कह देते हैं, नहीं रेखाएं खींच देते हैं, उसको रेखांकित चेक के नाम से जाना जाता है। संकल्पनात्मक संशोधन का वर्गीकृत रूप है। तो संकल्पनात्मक संशोधन का वर्गीकृत रूप जो होता है आपका, तो यह है अस्पष्ट और संदिग्ध संकल्पना, आंशिक संकल्पना, मूल संकल्पना। ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनरीक्षण की दृष्टि से किसके समान होनी चाहिए? पुनरीक्षण की दृष्टि जो होनी चाहिए किसके समान होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए गिद्ध के समान। जैसे गिद्ध अपनी नज़र बिल्कुल अपने शिकार पर गड़ाए रखता है, ऊपर उड़ता भी रहता फिर भी नज़र उसके शिकार पर रहती, वैसे ही पुनरीक्षण की दृष्टि होनी चाहिए। पुनरीक्षण के कितने व्यवहार सूत्र हैं? पुनरीक्षण के टोटल 10 व्यवहार सूत्र होते हैं। अनुवाद मूल्यांकन की पद्धति है, पुनरानुवाद आधारित मूल्यांकन, अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन, इन दोनों इसका सही है। क्लोज परीक्षण का प्रयोग टेबर ने कब किया था? तो क्लोज परीक्षण का प्रयोग टेबर ने किया था 1953 ईस्वी में। क्लोज परीक्षण का प्रयोग टेबर ने कब किया था? 1953 ईस्वी में। मूल पाठ के विश्लेषण के लिए कितने आधार माने हैं? तो मूल पाठ के विश्लेषण के लिए टोटल 2 आधार माने गए हैं। मूल पाठ के विश्लेषण के लिए कितने आधार माने गए हैं? 2 आधार माने गए हैं। मूल पाठ का विश्लेषण का आधार है, मूल पाठ विश्लेषण का आधार क्या है? तो इसका आधार है भाषा प्रयोक्ता भी है और भाषा प्रयोग भी है, दोनों हैं। भाषा प्रयोक्ता के अंतर्गत किससे संबंधित तत्वों का विश्लेषण किया जाता है? तो भाषा प्रयोक्ता से के अंतर्गत किससे संबंधित तत्वों का विश्लेषण किया जाता है? तो वह किया जाता है प्रादेशिक आधार पर भी किया जाता है, सामाजिक आधार पर भी किया जाता है, काल संबंधित तत्व पर भी किया जाता है। भाषा प्रयोग के कितने तत्वों को आधार बनाया जाता है? तो भाषा प्रयोग की भाषा माध्यम को भी आधार बनाया जाता है, सहभागिता का स्तर को भी और सामाजिक भूमिका भी को, इन सभी को आधार बनाया जाता है। अनुवाद मूल्यांकन की दृष्टि से अच्छे अनुवाद में कितने गुण होने चाहिए? अनुवाद मूल्यांकन की दृष्टि से जो अच्छा अनुवाद होता है उसमें कितने गुण होना अनिवार्य होता है? उसमें टोटल 4 गुण होने अनिवार्य होते हैं। अनुवाद मूल्यांकन की दृष्टि से अच्छे अनुवाद में गुण होना चाहिए। तो अनुवाद मूल्यांकन की दृष्टि से अच्छे अनुवाद में मूलनिष्ठा, पठनीयता और बोधगम्यता, इन सभी गुणों का होना अति आवश्यक होता है। अनुवाद मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं? अनुवाद मूल्यांकन के टोटल 2 प्रकार हैं। अनुवाद मूल्यांकन कितने प्रकार हैं? अनुवाद मूल्यांकन के 2 प्रकार हैं। अनुवाद मूल्यांकन का प्रकार है, अनुवाद मूल्यांकन का क्या प्रकार है? अनुवाद मूल्यांकन का प्रकार है प्रभाववादी मूल्यांकन, व्यवहारवादी मूल्यांकन, या ये दोनों। इसका राइट आंसर है अनुवाद मूल्यांकन का आधार है प्रभाव मूल्यांकन भी होना चाहिए, व्यवहारवादी भी होना चाहिए। इसका राइट आंसर द नंबर हो जाएगा। विद्वानों ने मूल्यांकन के कितने बिंदु निर्धारित किए हैं? तो विद्वानों ने मूल्यांकन के टोटल 4 बिंदु निर्धारित किए हैं। विद्वानों ने मूल्यांकन कितने बिंदु निर्धारित किए हैं? तो उसके 4 बिंदु निर्धारित किए हैं। विद्वानों द्वारा मूल्यांकन का बिंदु एक का बिंदु है,
तो वो बिंदु जैसे मूल निष्ठा हो गया और बोधगम्यता हो गया, प्रयोजन सिद्धि हो गई, ये सभी विद्वान द्वारा मूल्यांकन का एक बिंदु माना जाता है। सिल्वर जुबली का हिंदी पर्याय है, इसका सिल्वर जुबली का हिंदी पर्याय हो जाएगा रजत जयंती। क्या होता है? रजत जयंती। और व्हाइट पेपर का हिंदी पर्याय क्या होता है? व्हाइट पेपर का हिंदी पर्याय होता है श्वेत पत्र। क्लिच का हिंदी पर्याय क्या होगा? तो क्लिच को हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है, आपका नॉर्मली आप जानते होंगे, क्लिच ऐसा शब्द है जो कि डिवाइड को बात करता है, तो टुकड़ों की बात करता है, यानी क्लिच का आपका अर्थ हो जाएगा खंड। क्या हो जाएगा आपका? खंड। ऑर्डिनेंस का आपका हिंदी पर्याय क्या होगा? तो आपका ऑर्डिनेंस का आपका हिंदी पर्याय हो जाएगा अध्यादेश। ऑर्डर होता है उससे ऑर्डिनेंस होता है, इसका हिंदी पर्याय हो जाता है आपका अध्यादेश हो जाता है। और सेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सेक्शन को हिंदी में कहा जाता है धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धारा कहा जाता है। फुटनोट को हिंदी में क्या कहते हैं? पाद टिप्पणी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुटनोट को हिंदी में पाद टिप्पणी के नाम से जाना जाता है। कुछ ब्लैंक्स जैसे कि डॉट डॉट का अभिप्राय है कि अनुदित पाठ में उन सभी सम्मिश्रणीय तत्वों का आवश्यक रूप से निहित होना चाहिए जो मूल पाठ में अप्रेषित हों, यानी मूल निष्ठा का अभिप्राय है। डॉट डॉट का अर्थ है मूल भाषा पाठ की तुलना में अनुदित पाठ के गुण दोषों का विवेचन है, यानी कहा गया है कि इस डॉट पे क्या आएगा आपका? तो इसका राइट आंसर है अनुवाद की जो समीक्षा होती है ना, अनुवाद की समीक्षा का अर्थ होता है कि मूल भाषा पाठ की तुलना में अनुदित पाठ के गुण दोषों का विवेचन होता है, यानी अनुवाद समीक्षा जब की जाती है कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि आपने अपने अनुसार अनुवाद कर दिया है, ये अनुवाद समीक्षा का अर्थ होता है कि मूल भाषा पाठ की तुलना में अनुदित पाठ के गुण दोषों का विवेचन है। पार्लियामेंट का हिंदी पर्याय क्या है? तो आप लोग जानते हैं पार्लियामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। कॉन्फिडेंटल को हिंदी उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो कॉन्फिडेंटल का हिंदी उपयुक्त शब्द होगा गोपनीय, सिक्योरिटी। अब अनुवाद जैसे ज्ञान क्षेत्रों को साहित्यिक सामग्री तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। साहित्येतर विषयों के क्षेत्रों और विश्व संपर्क में अंततः मार्ग खुल गए हैं। यह कथन किन का है? तो रॉबर्ट एडम्स जी थे, इन्होंने कहा था कि यह अब जो अनुवाद जैसा ज्ञान है उसको सीमित साहित्य तक सीमित न रखा जाए, इसे बाहर भी लेकर के सोशल में भी यूज किया जाए, जिससे बहुत फ़ायदा हो सकता है, बहुत सारे मार्ग भी खुल चुके हैं। नेक्स्ट है कि एक मूल पाठ एक अधिक अनुवादों को आधार बनाया जाता है। ये ब्लैंक है, आपको भरना है कि इसमें कहा गया तुलनात्मक समीक्षा जो है, तुलनात्मक समीक्षा में एक मूल पाठ एक एकाधिक अनुवादों को आधार बनाया जा सकता है। अब फिर आ गया वही आपका, तो इसको क्या किसने कहा है? रॉबर्ट एडम्स जी ने कहा है कि अब अनुवाद जैसे ज्ञान क्षेत्रों को साहित्यिक सामग्री तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। अब अप्रूवल का क्या अर्थ होता है? अप्रूवल का अर्थ होता है आपका अनुमोदन। क्या होता है? अप्रूवल का अर्थ है अनुमोदन होता है। पुनरीक्षण की प्रक्रिया संपन्न करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? यानी पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया वो पूर्ण करता है उसको कौन कहते हैं? पुनरीक्षक कहते हैं। किसी एक भाषा में अभिव्यक्त भावों, विचारों एवं अनुभूतियों का दूसरी भाषा में सन्निकट अभिव्यक्ति के रूप में सजीव प्रस्तुतिकरण करना ही अनुवाद कहलाता है। पॉइजन को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको विष कहा जाता है। अनुवाद शास्त्री नायडा ने अनुवाद मूल्यांकन के कितने आधार बताए हैं? तो अनुवाद शास्त्री नायडा ने अनुवाद मूल्यांकन के टोटल 3 अनुवाद बताए हैं। अनुवाद के संशोधन हेतु कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो अनुवाद के संशोधन के लिए पुनरीक्षण, हम अनुवाद के जब संशोधन किया जाता है उसको हम पुनरीक्षण के नाम से जानते हैं। निम्न में से अनुवाद मूल्यांकन का मुख्य आयाम है, तो ये पठनीयता भी होनी चाहिए अनुवाद मूल्यांकन में, मूल निष्ठा भी होनी चाहिए, यानी काम करने में बिल्कुल मन लगे, अच्छे निष्ठे के साथ, जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, और बोधगम्यता यानी ज्ञान भी होना चाहिए इस अनुवाद करने का कि अनुवाद कैसा हम कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है आपका कि फिर आ गया वही आपका, इसका राइट आंसर आपका डिब्बी हो जाएगा। तथ्यपरक पाठ के लिए उपयुक्त अंग्रेजी पर्याय है फैक्चुअल टेक्स्ट। ऑल इंडिया रेडियो के लिए हिंदी पर्याय है, तो ऑल इंडिया रेडियो के लिए हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा? आकाशवाणी हो जाएगा। अब किसी एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में द्वारा सहजता से संप्रेषणीय अभिव्यक्ति के रूप में रूपांतरित कर देना क्या कहलाता है? द्विभाषिक क्रिया कहलाती है। यानी देखो, किसी एक भाषा में कही गई बात को यदि अन्य किसी दूसरी भाषा में सहजता के साथ अच्छे से बता देना, रूपांतरित कर देना, प्रस्तुत कर देना, द्विभाषिक प्रक्रिया हो जाती है, एक भाषा दूसरी भाषा में काम किया गया है। ये आपका यूनिट समाप्त हो जाती है। इसमें टोटल आपके क्वेश्चन थे 86, और इसके बाद नेक्स्ट यूनिट में देखते हैं।